नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेकर ऑफ मॉडर्न टीचर पर। आप सब स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आज से हम लोगों ने एक श्रृंखला शुरू की है JSSC PGT में संस्कृत, JTET के पेपर 2 में संस्कृत भाषा, CTET में या अन्य सभी राज्यों में शिक्षक भर्ती परीक्षा में संस्कृत भाषा में पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से हम लोग अब सीखने का प्रयास करेंगे। कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों की एक सीरीज आज से प्रतिदिन रोज सुबह आपको YouTube पर अपलोड हो जाया करेगी। आज हम लोग संस्कृत भाषा शिक्षण विधि के पहले अध्याय के साथ शुरू हुए हैं। देखिए, पहला अध्याय में जो प्रश्न आपके सामने उपस्थित है वह प्रश्न है कि व्याकरण पाठ योजनायाम क्रमः वर्तते, मतलब कि व्याकरण की पाठ योजना जो बनाई जाती है उसका क्रम क्या होता है। प्रस्तुतिकरण, सामान्यीकरण, नियमीकरण या फिर नियमीकरण, सामान्यीकरण, प्रस्तुतिकरणम, सामान्यीकरणम, नियमीकरणम, प्रस्तुतिकरणम, प्रस्तुतिकरणम, नियमीकरणम, सामान्यीकरणम। पहले आप तीनों शब्दों को समझ लीजिए। प्रस्तुतिकरणम, पहले प्रस्तुतिकरणम कहने का मतलब है उदाहरण के माध्यम से प्रस्तुत करना, दिखाना, बताना, प्रस्तावना के माध्यम से करना। और दूसरा नंबर चीज है सामान्यीकरण। जब आप किसी उदाहरण को दिखाते हैं तो उनको फिर सभी को समझाने के लिए जो सिद्धांत या प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं उसको कहते हैं सामान्यीकरण। और सामान्यीकरण के बाद होता है ना नियमीकरण। नियमीकरण का अर्थ कि अंत में हम नियम तक पहुंच जाते हैं। तो जब हम किसी व्याकरण की पाठ योजना को बनाते हैं तो उसमें जो सोपान है, उसमें सोपान है पहले प्रस्तुतिकरण, फिर सामान्यीकरण और फिर नियमीकरण। तो चलिए, इसका आंसर हुआ नंबर 1। नंबर 2 पर आते हैं। आचार्य भरतानुसारम, नंबर 2 है आचार्य भरतानुसारम नाटक मंचनस्य शिक्षणस्य च प्रमुखोद्देश्यमस्ति, मतलब कि आचार्य भरत के अनुसार नाटक मंचन का, जो हम लोग स्टेज पर ऑडिशन दिलवा करके प्रोग्राम या फिर नाटक ड्रामा करवाते हैं, उस माध्यम से शिक्षा देने का जो प्रमुख उद्देश्य है वह क्या है। विनोद यानी कि हंसी मजाक, जननम हंसी मजाक को पैदा करना, हितोपदेश जननम मतलब कि अच्छी हितकारी शिक्षा को जन्म देना, उसके बाद माने कि हित उपदेश देना, विश्रांति जननम मतलब कि मन की थकान को दूर करना, और एतानी शर्वाणी, तो इसका सबसे अच्छा उत्तर जो हो गया एतानी शर्वाणी। ठीक है, एतानी शर्वाणी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 नंबर क्या है कि व्याकरणानुवाद विधि, व्याकरण अनुवाद विधि केन नामना प्रसिद्धि, कि व्याकरण में अनुवाद विधि जो है ना यह किनके नाम पर प्रसिद्ध है। मतलब ये जो है ना ये किनके नाम पर, मतलब कि किनके नाम पर व्याकरण अनुवाद की विधि जो है ये लाई गई है। तो बता दे रहे हैं, यह नाम है आपको राम कृष्ण गोपाल भंडारकर। रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, इनके नाम पर यह विधि है, इसीलिए यहाँ पर भंडारकर विधि ये आपको प्रसिद्ध हो जाएगा। भंडारकर विधि के नाम से इसको जाना जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका चौथा नंबर प्रश्न। चौथा नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि यदि शिक्षक शिक्षणेन सह संवेगात्मक उष्णतामपि होगा। यदि शिक्षक शिक्षणेन सह संवेगात्मक उष्णतामपि प्रतिपादयति तदा तस्य शिक्षण भवति, मतलब कि जब शिक्षक जो है ना पढ़ाने के साथ साथ, शिक्षणेन सह माने पढ़ाने के साथ साथ, संवेगात्मक माने कि भावभंगिमा, उष्णतामपि प्रतिपादयति, तो इसका मतलब क्या होता है, तंत
तदा तस्य शिक्षण भवति, तब उसका जो शिक्षण होता है वह कैसा होता है, धीमा हो जाता है। मंदम माने धीमा, त्वरितम माने तेज, सामान्य मतलब नॉर्मल, या प्रभावी मतलब प्रभावशाली। तो हम जानते हैं पढ़ाने समय आप अभी अभिनय का प्रयोग करेंगे तो आपका शिक्षण प्रभावशाली हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 5वां नंबर सवाल है कि संस्कृत शिक्षकस्य प्रथमम कर्तव्यमस्ति। संस्कृत शिक्षक का पहला कर्तव्य क्या है, बताइए तो। संस्कृत साहित्यस्य ज्ञाता, कि मतलब कि संस्कृत के साहित्य का जानकार बना देना। कभी भी शिक्षक का यह उद्देश्य नहीं होता है, यह कर्तव्य नहीं होता है कि वह विद्यार्थी को जो है ना एकदम पूरा सब्जेक्ट का जानकार बना दे। संस्कृत साहित्यम प्रति अभिप्रेरकम, उस सब्जेक्ट के प्रति, संस्कृत साहित्य के प्रति उसके मन में इंस्पायरेशन, मोटिवेशन पैदा करना। संस्कृत भाषा या ज्ञाता, यानी कि विद्यार्थी को पूरा पंडित बना देना। व्याकरणस्य ज्ञाता, यानी कि व्याकरण का जानकार बना देना। संस्कृत शिक्षकस्य प्रथमम कर्तव्यमस्ति, प्रथम कर्तव्य है कि सब्जेक्ट के प्रति, कोई भी सब्जेक्ट का होना तो उसका सब्जेक्ट के प्रति उसको मोटिवेशन कर दे, मोटिवेट कर दे, इंस्पायरेशन दे, यह उसका प्रथम उद्देश्य माना जाता है। भाषण कौशल संपादनाय, भाषण कौशल संपादनाय साधनम विद्यते, माने कि भाषण कौशल किसको बोलते हैं, स्पीकिंग स्किल। स्पीकिंग स्किल के वृद्धि के लिए, संपादन के लिए कौन सा साधन यहाँ पर है, कथा श्रवणम, पद क्रीड़ा, अभ्यास, और चौथा नंबर हो गया आपको कि पठनम। हम जानते हैं कि भाषा कौशल 4 होते हैं, LSRW, ठीक है ना। L फॉर लिसनिंग, यानी कि श्रवण। S फॉर स्पीकिंग, यानी कि भाषण या वाचन जो बोलिए। R फॉर रीडिंग, मतलब कि लेखन। R फॉर रीडिंग यानी कि पठन, और W फॉर राइटिंग यानी कि लेखन। ये 4 कौशल होते हैं। तो हम इस कौशल की बात कर रहे हैं। स्पीकिंग स्किल का अभ्यास जो है कहाँ पर सर्वाधिक होगा, किस माने कि उसको सर्वाधिक कराने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, संपादन बोल रहे हैं कि भाषण कौशल में उसको अर्जित करवाने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए कौन सा साधन सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाए। कथा श्रवण, कहानी सुनाकर। पद क्रीड़ा, शब्दों से खेलकर। अभ्यास और पठनम। देखिए अभ्यास, जितना अभ्यास होगा ना उतना ज़्यादा बच्चा का भाषण कौशल विकसित होगा। अभ्यास तो हर जगह पर होगा, अभ्यास जो है हर जगह पर होगा, खेल के मैदान में भी होगा, पढ़ाई के स्थल पर भी होगा, घर में भी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो हम देखने जा रहे हैं वह है आपके सामने 7 नंबर। देखिए 7 नंबर सवाल क्या कहता है कि पद्य शिक्षणस्य कस्मिन् विधौ प्रश्न व्याकरण संबंधिनः भवन्ति, माने कि पद्य शिक्षण, कविता शिक्षण के कस्मिन् विधौ प्रश्न व्याकरण संबंधिनः अस्ति, माने कि पद्य शिक्षण यानी कि कविता शिक्षण करते समय कौन सा विधि जो है ना, कौन सा विधि का प्रश्न जो है ना व्याकरण से संबंधित होते हैं। खंडान्वय विधौ, दंडान्वय विधौ, भाष्य विधौ, तुलना विधौ। देखिए पहले बता दे रहे हैं कि जब पद्य शिक्षण करते हैं ना तो वहाँ पर 2 मुख्य विधियाँ होती हैं, याद रखिएगा। एक खंडान्वय और एक दंडान्वय, 2 विधियाँ मुख्य रूप से प्रयुक्त होती हैं। ठीक है, अब खंडान्वय विधियों में जो है ना आपको साहित्य के संबंध में साहित्यिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और दंडान्वय विधियों में जो होते हैं ना क्रिया, कर्ता, इन सब के बारे में, संज्ञा, इन सब के बारे में, विशेषण के बारे में इस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम यहाँ समझ रहे हैं कि व्याकरण का सवाल जो है वो किससे संबंधित होगा, दंडान्वय विधौ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आ जाएगा। आगे 8 नंबर देखते हैं। सामाजिक दृष्टिकोणेन शिक्षाया प्रमुख उद्देश्यम वर्तते, सामाजिक दृष्टिकोण से शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है। धनार्जन, व्यावसायिक शिक्षा प्रदानम, अवकाशस्य सदुपयोगम,
मानवीय जनस्य सर्वांगीण विकासम। हम कभी भी जानते हैं शिक्षा का उद्देश्य धन अर्जन नहीं रखा गया है। व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना है, लेकिन केवल यही नहीं है, इससे अच्छा उपयोग खोजिए, इससे अच्छा अवकाश से सदुपयोग, ये भी शिक्षा का उद्देश्य है। लेकिन हम सामाजिक दृष्टिकोण से पूछ रहे हैं, तो सामाजिक दृष्टिकोण से मानवीय जन का सर्वांगीण विकास, हमने पढ़ा है ना, महात्मा गांधी का कथन है कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य मनुष्य का सर्वांगीण विकास है। 9 नंबर सवाल है, कंठस्था तु या विद्या, रटना ही याद करना है। कंठस्था तु या विद्या कस्या शिक्षण पद्धत्या मूल स्रोतो अस्ति, माने कि किस शिक्षण पद्धति में हम कहते हैं कि रटने से ही पढ़ाई मजबूत होता है, रटो। तो पाठ्य पुस्तक विधि, प्रत्यक्ष पद्धति, पाठशाला पद्धति और उसके बाद समन्वय पद्धति। तो हम जानते हैं संस्कृत भाषण में प्राचीन जो शिक्षण विधि थी वो पाठशाला पद्धति थी। अब धीरे धीरे इसे प्रत्यक्ष पद्धति में रूपांतरित किया जा रहा है। पाठशाला पद्धति के अंतर्गत हम ये पढ़ाते थे कि गुरुजन उपदेश देते थे और गुरुजन के उपदेशों को उनके शिष्य रटकर याद करते थे। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए आगे देखते हैं। अधोक्तः विधेय काठिन्य निवारण विधेय इति नामना प्रसिद्धा, यानी कि नीचे दिए गए विधि में काठिन्य निवारण यानी कि कठिनता के निवारण के लिए जो विधि प्रयोग की जाती है उसका नाम क्या है। कठिनता यानी कि बालक या बालिका को पढ़ने समय में जो भी समस्याएं हो रही हैं उसके समाधान के लिए कौन सा विधि, उद्बोधन विधि, प्रवचन विधि, स्पष्टीकरण विधि और एतोत्रयो। उद्बोधन यानी कि उसमें जो है ना अवबोधन लाना, उसको जगाना एक तरह से। पहली बात जान लीजिए, ये काठिन्य निवारण विधि जो है ना मूल रूप से गद्य शिक्षण में प्रयोग की जाती है। मुख्य रूप से अगर बोला जाए तो गद्य शिक्षण में, कभी कभी इसका प्रयोग हम पद्य शिक्षण में भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसका प्रयोग गद्य शिक्षण में देखने को मिलता है। उद्बोधन विधि कहने का मतलब कि हम उसके अंदर उस शब्द के प्रति प्रेरणा लाएं, अभिप्रेरणा लाएं। अब प्रवचन विधि यानी कि आप उसको व्याख्यायित करके बताएं, और स्पष्टीकरण कहने का मतलब कि आप उसको पूर्ण रूपेण दृष्टांत के माध्यम से, उद्दीपन के माध्यम से, अभिनय कला कौशल के माध्यम से उसको समझाएं। तो एतो त्रयो यहाँ पर सबसे उपयुक्त आंसर होगा, ये सारे तीनों। चलिए अगला देखते हैं 11 नंबर। उच्चारण शिक्षणे अनुवाचन प्रश्नोत्तर काठिन्य निवारणादीनां च सोपानानामवसरे शिक्षकेन कः विधि अनुसरणीय, यानी कि उच्चारण शिक्षण में अनुवाचन प्रश्नोत्तर के काठिन्य निवारण और सोपान नाम अवसरे शिक्षकेन कः विधि अनुकरणीय। तो उसमें कौन सा विधि जो है प्रयोग किया जाता है इस अनुसार, यानी कि अनुवाचन और आपको अनुवाचन और प्रश्नोत्तर दोनों होता है जिसमें। तो अनुवाचन यानी कि उच्चारण शिक्षण, जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो हम उच्चारण करवाते हैं बच्चों को, हम उच्चारण करवाते हैं, पहले हम बोलेंगे फिर पीछे पीछे वो करेंगे, अनुकरण वाचन जिसको बोलते हैं। इसमें जो प्रश्नोत्तर विधि होता है इसमें काठिन्य निवारण और सोपान नाम, इसका जो सोपान का नाम है, इसके शिक्षण के साथ साथ कौन सा विधि अनुसरण किया जाता है, प्रश्नोत्तर विधि, व्यवहार विधि, अनुकरण विधि, परिष्कार विधि। देखिए काठिन्य निवारण जो हम कर रहे हैं प्रश्नोत्तर के माध्यम से, इस विधि में हम क्या कर रहे हैं, केवल प्रश्नोत्तर विधि नहीं है, इसका जो कौन सी विधि का यह अनुसरण कर रहा है, किस विधि के ये पीछे चल रहा है, व्यवहार विधि भी नहीं, अनुकरण विधि नहीं। परिष्कार का अर्थ होता है आपको किसी चीज को संशोधित करना, यानी कि सुधार लाना। परिष्कार का अर्थ होता है सुधार लाना, यानी कि यहाँ हो जाएगा परिष्कार विधि। ठीक है, अगला है कुशाग्र सामान्य मंद बुद्धि, कुशाग्र सामान्य मंद बुद्धि छात्राणाम कृते कः सिद्धांतः समुपयुक्तः, यानी कि हम जानते हैं बच्चों में 3 तरह के होते हैं, कुशाग्र बुद्धि वाले, सामान्य बुद्धि वाले, मंद बुद्धि वाले छात्र। यह सिद्धांत जो है यह कौन सा सिद्धांत है, वैयक्तिक भिन्नताया सिद्धांत, अनुपात क्रमायोश्च सिद्धांत, समवाय सिद्धांत, मौखिक कार्यस्य सिद्धांत।
समवाय मौखिक कार्यस्य अनुपात। आपको पढ़ के समझ में आए चाहे नहीं आए, लेकिन आपको वैयक्तिक भिन्नता पढ़ के समझ में आ रहा होगा। व्यक्तिगत भिन्नताएं, व्यक्तिगत पर्सनैलिटी डिफरेंस जो है ना, उसी के आधार पर इस सिद्धांत का पालन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन आपको सीटेट के लिए और जेटेट के पेपर 2 में जो संस्कृत भाषा के प्रश्न पूछे जाएंगे उनके लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पाठ्यपुस्तकस्य प्रारंभाय छात्राणां पूर्वज्ञानस्याधारिताः प्रश्नाः कथ्यन्ते। यानी कि पाठ्यपुस्तक के प्रारंभ में छात्रों के पूर्व ज्ञान पर आधारित जो प्रश्न होता है उसको क्या कहते हैं? प्रस्तावनात्मक प्रश्न, आवृत्त्यात्मक प्रश्न, निदानात्मक प्रश्न, बोधात्मक प्रश्न। हम सब जानते हैं ऐसे प्रश्नों को प्रस्तावना प्रश्न कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि व्याकरण शिक्षण विधिषु एषु विधि न परिगण्यते, कि व्याकरण शिक्षण में कौन सी विधि को नहीं गिना जाता है? अभिनय विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, प्रत्यक्ष विधि। अब पहले बताइए, व्याकरण शिक्षण करते समय आप किस प्रकार का अभिनय करेंगे? अभिनय वहाँ प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। यह विधि जो है ना, नाटक शिक्षण, गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण के माध्यम में हम दे सकते हैं। आगमन विधि क्या होता है? उदाहरण से नियम की ओर, उदाहरणतः नियम, उदाहरण से नियम की ओर। ये इसका जस्ट उल्टा होता है, यानी कि नियम से उदाहरण की ओर, नियम से उदाहरण की ओर। और प्रत्यक्ष विधि होता है भाषा को उसी भाषा में सिखाना, भाषा को उसी भाषा में सिखाना, ये आपका कहलाता है प्रत्यक्ष विधि। चलिए आगे देखते हैं। अध्यापकेन काव्यमकं वातावरणं कस्यां पाठयोजनायां स्रष्टव्यम्। यानी कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अध्यापक से काव्यमकं वातावरणं कस्यां पाठयोजनाया स्रष्टव्यम्, यानी कि जब काव्य की शिक्षा दे रहे हैं, ऐसे वातावरण की वो जब उत्पत्ति कर रहे हैं जिसमें काव्य शिक्षा दी जाएगी, तो इसके लिए किसका पाठ योजना निर्मित करते हैं, किसकी रचना करते हैं? व्याकरण पाठ योजनायाम, नाटक पाठ योजनायाम, पद्य पाठ योजनायाम, गद्य पाठ योजनायाम। तो सीधे सीधे नाम से पता चल रहा है पद्य का अर्थ होता है कविता, यानी कि पद्य पाठ योजनायाम। चलिए आगे देखते हैं। विचार संप्रेषणस्य प्रभावी माध्यमस्ति, यानी कि विचार के संप्रेषण करने के लिए कौन सा सबसे प्रभावी माध्यम होता है? हम सब जानते हैं विचारों के आदान प्रदान का, संप्रेषण मतलब आदान प्रदान का प्रभावी माध्यम कौन है? अभिव्यक्ति, शैली, कौशल। अभिव्यक्ति है मान सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो सबसे प्रयुक्त भाषा रखी गई है, शब्द रखा गया है, वह है आपको भाषा। विचार मतलब मंतव्य, और संप्रेषित करना मतलब कि उसको भेजना, बताना। चलिए 17 नंबर सवाल है कि सामान्यतः अनुवादस्य कति भेदा सन्ति। सामान्य रूप से कहे जाएं तो अनुवाद के कितने भेद होते हैं? पहले मैं बता देना चाहूँगा, अनुवाद के पहला अक्षरों का अनुवाद किया जाता है, ठीक है। दूसरा आपको भावानुसार अनुवाद किया जाता है, ठीक है। और तीसरा है जो तथ्यानुसार अनुवाद किया जाता है। तथ्यानुसार का मतलब जो भाषानुसार है, भाषा के अनुसार। तो ये 3 प्रकार के अनुवाद किए जाते हैं, यानी कि त्रयः। इसका आंसर कितना हो जाएगा? त्रयः। चलिए अगला है कि आपको अधोक्त परीक्षा मौखिक परीक्षायाम अंगम नास्ति। कौन सा दिया हुआ परीक्षा मौखिक परीक्षा का अंग नहीं है? इसमें से शलाका परीक्षा, विद्यालय में होने वाली परीक्षा जो होती है, लिखित परीक्षा करते हैं ना हम लोग, वस्तुनिष्ठ परीक्षा, और क्या बोलते हैं निबंधात्मक परीक्षा,
परीक्षाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, आपको पता होना चाहिए। परीक्षा मुख्यतः दो प्रकार की ली जाती है। कौन कौन? मौखिक परीक्षा ली जाती है और लिखित परीक्षा ली जाती है। तो हम पूछ रहे हैं मौखिक परीक्षा का अंग कौन नहीं है? शास्त्रार्थ परीक्षा, परीक्षा साक्षात्कार परीक्षा, नील पत्र निर्माण परीक्षा, इसमें भी मौखिक परीक्षा ली जाती है, विद्यालय में होने वाली परीक्षा। शास्त्रार्थ परीक्षा अगर कहें तो हम इसमें वाद विवाद कर सकते हैं। साक्षात्कार परीक्षा इंटरव्यू हो गया, लेकिन नील पत्र निर्माण इसका मतलब हो गया ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट रेडी करके, ये तो हमेशा रिटन एग्जाम में होगा, लिखित एग्जाम में नहीं होता है। तो यानी कि ये इसका आंसर हो जाएगा, यह लिखित परीक्षा के लिए होता है। चलिए आगे है 19 नंबर, गद्य पाठेषु काठिन्य निवारणाय अधोलिखित विधेय संति, कि गद्य पाठ के लिए कठिनता का निवारण करने के लिए नीचे दिए गए कौन से विधि का प्रयोग किया जाता है? दंत कथा प्रविधि गद्य पाठ, व्याख्या प्रविधि, अनुवाद प्रविधि, एते सर्वे प्रविधिय। दंत कथा माने कि कहानी के माध्यम से गद्य पाठ पढ़ाते समय में जो भी कठिनता आती है उसका निवारण करने के लिए, व्याख्या यानी कि एक्सप्लेन करके, अनुवाद यानी कि उसका ट्रांसलेट करके, और एते सर्वे यानी कि ये सभी। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा एते सर्वे। चलिए आगे देखते हैं। 20 नंबर सवाल है कि व्याकरणस्य शिक्षणस्य सर्वोत्तमः कः विधि, कि व्याकरण के शिक्षण के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी है? आगमन निगमन विधि, सूत्र व्याख्या विधि, नियमन विनियमन विधि, और अगला है शिक्षण विधि। तो याद रखिए व्याकरण के शिक्षण के लिए सबसे उत्तम विधि है आगमन निगमन। पहले आप बालकों को बालिकाओं को उदाहरण दीजिए, फिर उन्हें नियम से अवगत कराइए। यानी कि पहले संज्ञा के लिए पहले नाम बताइए, फिर उन्हें संज्ञा बताइए। इस प्रकार हम उन्हें उदाहरण से नियम विधि की ओर ले जा करके, यानी कि आगमन निगमन विधि के माध्यम से, और निगमन विधि का ही प्रयोग कर सकते हैं, नियम से उदाहरण, पहले उदाहरण से नियम, फिर नियम से उदाहरण। तो इस प्रकार आगमन निगमन विधि के माध्यम से व्याकरण के शिक्षण का सर्वोत्तम विधि माना जाता है। अगला है कक्षा कक्षे प्रथमा निर्वार्यता विद्यते, यानी कि कक्षा कक्ष में सबसे पहले किस बात की अनिवार्यता होनी चाहिए? प्रथमा अनिवार्यता विद्यते, सबसे पहले किस चीज की अनिवार्यता होनी चाहिए? सबसे मुख्य रूप से कक्षा कक्ष में क्या होना चाहिए? पाठ्यपुस्तक, श्यामपट्ट, मानचित्र, दूरदर्शन। ये कुछ नहीं रहता है, लेकिन ये कक्षा में जरूर मौजूद रहता है। क्यों? क्योंकि जानते हैं इसे दृश्य साधन का सबसे बड़ा प्रमुख साधन माना जाता है, और यह जो है क्लास का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है, आकर्षण का केंद्र होता है ये। अगला है 22 नंबर कि काव्य शिक्षण से प्रथमोद्देश्यम किमस्ति, काव्य शिक्षण का सबसे पहला उद्देश्य किसको माना जाता है? काव्य रचनात्मक कौशल विकास है, ठीक है, लेकिन एकदम यही प्रथम उद्देश्य नहीं है, ये तो अंतिम उद्देश्य है। पहला क्लास में बच्चा कहाँ से काव्य रचना करने सकेगा? व्यवहार चातुर्य विकासम, इतना भी समझ नहीं आएगा। शब्द भंडारस्य अभिवृद्धि, ठीक है, लेकिन शब्द भंडार का सबसे पहला केवल काव्य ही नहीं है। चतुर्वर्ग फलम उपर्युक्तम सर्वम च, अब देखिए इस विधि को जब हम ले आते हैं तो ऊपर दी गई चारों विधियां आ जाती हैं, यानी कि अब इसका एक और होता है चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों की प्राप्ति हो जाती है काव्य शिक्षण के माध्यम से, ऐसा हमारे पूर्वज कहे हैं। चलिए आगे लेते हैं। मानवस्य प्रथमम शिक्षा प्रतिष्ठानम, मनुष्य का सबसे पहला शिक्षा प्रतिष्ठान कहाँ से वह एजुकेशन लेता है? प्राथमिक विद्यालय से, शुरुआती जन्मते के साथ स्कूल में पहुँच गया, परिवार, माध्यमिक विद्यालय, महाविद्यालय, उत्तर हो जाएगा परिवार। का नाम शिक्षा, शिक्षा किसका नाम है? शिक्षा ज्ञानम अनुभवश्च, शिक्षा एकम पुस्तकम, शिक्षा एकम वस्तु, और शिक्षा एकम खेलम। शिक्षा क्या है?
तो हम सब जानते हैं शिक्षा क्या है, एक अनुभव है, ज्ञान और अनुभव, ठीक है ना, क्योंकि इन चारों को मिला देते हैं तब ये बन जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, शिक्षणस्य मुख्यम उद्देश्यम किम अस्ति, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। व्यक्तिय धनदानम, आजीविकोपार्जनम, व्यक्ति सर्वांगीण विकास, अध्यापक निर्माण। मुख्य उद्देश्य क्या है, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास। चलिए आगे देखते हैं। आज के लिए यही 25 सवाल। अगले क्लास में हम लोग कल फिर मिलेंगे 25 प्रश्नों के साथ संस्कृत की इस कक्षा में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट और बहुत बहुत शुभकामनाएं।